का पहला क्वेश्चन था रूढ़िवादिता की अवधारणा निम्नलिखित पर विचार करती है। इसका आंसर है ए, सभी भावी हानियों पर लेकिन सभी भावी लाभों को छोड़ते हुए। आपका सेकंड क्वेश्चन है भावी लाभों की प्रत्याशा मत करो और संभावित हानियों के लिए प्रावधान करो कि नीति उद्गम इस अवधारणा के कारण हुआ। इसका आंसर होगा डी, रूढ़िवादिता की अवधारणा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर वित्तीय सूचनाओं को खातों में निम्नलिखित के कारण अभिलेखित नहीं किया जाता। इसका आंसर होगा आपका डी, मुद्रा मापन की अवधारणा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित को लेखा पुस्तकों में अभिलेखित नहीं किया जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ए और बी, यानी जनरल मैनेजर की सादगी, जनरल मैनेजर की मृत्यु, ए और बी दोनों। फिर आपका क्वेश्चन है वसूली की अवधारणा के अनुसार बिक्री के आगमन की वसूली निम्नलिखित समय पर मानी जाती है। इसका आंसर होगा आपका बी, स्वामित्व का हस्तांतर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन नीति में परिवर्तित किया जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन है जब सरकार इसके लिए निर्देश दे किसी लेखा मानक का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन है लेखा मानक 7 निर्माणी ठेकों का लेखांकन के अनुसार आगमन को निम्नलिखित आधार पर मान्य किया जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ए, ठेके का पूर्णता का प्रदर्शन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 8, लेखा मानक 9 आगमन की मान्यता निम्नलिखित में से किस मद में संबंधित नहीं है। तो ये संबंधित किस में नहीं है? स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर आगमन की मान्यता। आंसर है आपका डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा मानक 10 स्थायी संपत्ति के लिए लेखांकन के अनुसार एक ऐसी संपत्ति जिसे सक्रिय प्रयोग से हटा लिया गया है और इसे निस्तारण के लिए रखा गया है को निम्नलिखित पर दर्शाया जाएगा। अब इसका आंसर होगा आपका शुद्ध पुस्तक मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य जो दोनों से कम हो, यानी कि आंसर सी। फिर आपका क्वेश्चन है लेखा मानक 11 के अनुसार विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन करते समय स्थायी संपत्ति को निम्नलिखित विनिमय दर पर प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर है आपका डी, व्यवहार की तिथि की दर पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा मानक 13 विनियोगों के लिए लेखांकन के अनुसार चालू निम्नलिखित पर दर्शाया जाता है, जिसका आंसर है आपका सी, यानी लागत और उचित मूल्य जो दोनों से कम हो उस पर दर्शाया जाएगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था लेखक मानक 14 एकीकरण के लिए लेखांकन के अनुसार क्रय प्रतिफल वह मूल्य है जो निम्नलिखित को दिया जाना तय हुआ है। अब इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि अंशधारी। फिर आपका अगला क्वेश्चन था लेखा मानक 25 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग इस अवधि के लिए होती है। आपका इसमें आंसर होगा सी, एक पूर्ण लेखा वर्ष से कम अवधि के लिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 14, इसमें आपका क्वेश्चन था लेखा मानक 26 अमूर्त संपत्तियां के अनुसार आंतरिक रूप से सृजित ख्याति का लेखा नहीं किया जाता है, यानी कि आंसर ए। फिर आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 1985 में लेखांकन प्रमाप 9 एवं 10 घोषित किया गया, जिसमें लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित था? ये था स्थायी संपत्तियों का लेखांकन। इनके ऑप्शन 20 करेक्ट है। फिर आपका क्वेश्चन है पट्टेदार की पुस्तकों में नजराना खाते के शेष को इसमें दिखाया जाता है, किसमें? चिट्ठे का संपत्ति पक्ष, यानी कि आंसर होगा आपका ए। फिर आपका क्वेश्चन था अधिकारी शुल्क संचय खाता बनाया जाता है
किसकी पुस्तकों में? भूस्वामी की पुस्तकों में। किसका आपका आंसर होगा? सी। फिर आपका क्वेश्चन था अधिकार शुल्क खाते की प्रकृति होती है, किसकी होती है? ऑप्शन बी, इनके नाम मात्र खाते की। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन था लघुकाय राशि को वसूल करने का पट्टेदार का अधिकार सदैव संबंधित होता है, किस पे होता है? ठहराव की शर्तों से। ठीक है, ठहराव की, इनके ऑप्शन सी। फिर आपका क्वेश्चन था लघुक्राय राशि की वसूली की दशा में भूस्वामी अपने स्वयं के खाते भूस्वामी, इसमें आपका आंसर होगा अधिकारी शुल्क संचय खाते को डेबिट करता है, इनके ऑप्शन बी करेक्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जब लघुक्राय को वसूल करने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो लघुक्राय राशि का शेष पट्टेदार द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, किसमें? लाभ हानि खाते में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जिसमें आपका क्वेश्चन था पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों का प्राय लघुकार्य है, एक संपत्ति, ऑप्शन सी। फिर आपका क्वेश्चन है जब लघुक्राय की राशि उप पट्टेदार द्वारा वसूल की जाती है तो खाता डेबिट किया जाता है, पट्टेदार का खाता, ऑप्शन ए। फिर आपका क्वेश्चन है यदि एक पट्टेदार खान के एक हिस्से को उप पट्टे पर दे देता है तो वह भूस्वामी को किस रॉयल्टी का भुगतान करेगा? तो इसमें आपका आंसर होगा सी, कुल उत्पादन का। फिर आपका क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की लागत को विभिन्न विभागों में इस आधार पर बांटना चाहिए, किस आधार पर? इसका आंसर में आप मुझे बताना क्या सही है। ऐसे मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी तो हो सकता है। ठीक है, कमेंट करके बताना आपने क्या किया। ठीक है, कौन सा आंसर सही लगाया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रय से संबंधित व्यय जैसे चुंगी, क्रय दलाली आदि को विभिन्न विभागों में इस आधार पर बांटना चाहिए, किस पर? इसका आपका आंसर होगा ग्राहक क्रय पर, ऑप्शन बी। फिर आपका क्वेश्चन था यदि एक्स विभाग में सकल लाभ की दर लागत पर 25% है तो 1 लाख की बिक्री पर सकल लाभ की राशि होगी, कितनी होगी? ऑप्शन सी, 20,000। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन था यदि पी द्वारा क्यू विभाग को माल लागत प्लस 25% पर बेचा जाता है तो क्यू विभाग के 20% तो 20,000 रुपये के अंतिम रहत्य पर स्टॉक संचय होगा, कितने का? ऑप्शन बी, 4,000 का। फिर आपका क्वेश्चन था एक विभागीय भंडार को चलाया जा सकता है उपयुक्त सभी में। ठीक है, साझेदारी में भी, एकाकी व्यापार में भी और कंपनी में भी, यानी किसका होगा? सभी। फिर आपका क्वेश्चन था अपर्याप्त लाभ को संचय इसके रहत्यों पर बनाया जाता है, किसके? प्रेषक विभाग के, ऑप्शन ए करेक्ट। फिर आपका क्वेश्चन है यदि आयकर की गणना की जाती है तो इसका बंटवारा प्रत्येक विभाग में किया जाता है, किसमें किया जाता है? आय अनुपात में। फिर आपका क्वेश्चन था स्वतंत्र शाखा की दशा में प्रधान कार्यालय द्वारा बनाया गया शाखा खाता किस प्रकृति का होता है? ये होता है आपका व्यक्तिगत खाता, इनके ऑप्शन ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन था यदि किसी शाखा के देनदारों का प्रारंभिक या अंतिम शेष नहीं दिया हुआ तो इसे यह बनाकर ज्ञात किया जाएगा, क्या बना ज्ञात किया जाएगा? ऑप्शन बी, शाखा देनदार खाता। फिर आपका अगला क्वेश्चन था एक आश्रित शाखा के प्रारंभिक एवं अंतिम रहत्य को इस प्रकार अभिलेखित किया जाता है कि वह इस स्तर पर दिखाया जा सके, किस स्तर पर? विक्रय मूल्य पर, ऑप्शन बी, विक्रय मूल्य पर। फिर आपका है एक विदेशी शाखा की चालू संपत्ति और चालू दायित्व को इस पर परिवर्तित किया जा सकता है, इसका होगा अंतिम विनिमय दर, इनके ऑप्शन बी,
अंतिम विनिमय दर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है देनदार विधि के अंतर्गत शाखा संपत्ति हार्स को शाखा खाते में दिखाते हैं। टेंस में शाखा खाते में दिखाते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगले पेपर की भी आंसर की मिल सके। तो वीडियो आगे करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन की आंसर बताते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला क्वेश्चन है एक विदेशी शाखा की अशोध्य ऋणों के प्रावधान को इस हार्स पर परिवर्तित किया जा सकता है अंतिम विनिमय दर पर। ऑप्शन बी। फिर आपका क्वेश्चन है शाखा को माल विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर भेजा जाता है यदि शाखा स्टॉक 2000 रुपये का आधिक्य प्रकट करता है तो शाखा समायोजन खाते में धनराशि डेबिट की जाएगी। अब इसका मुझे आंसर सी लग रहा है, मगर आप एक बार सोल्व करके देख लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना सी। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन था जब शाखा ए शाखा बी को माल भेजती है तो शाखा ए की पुस्तक में डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? शाखा बी खाता। ठीक है, कौन सा? शाखा बी खाता। आंसर है इसका बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन था एक शाखा की नकद तथा उधार बिक्री क्रमश 5000 तथा 10,000 है। देनदारों से 10,000 की धनराशि वसूल की गई। देनदार विधि के अंतर्गत शाखा खाते को धनराशि क्रेडिट की जाएगी कितनी? 15,000। ऑप्शन बी 15,000। अगले क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को किस दर में बदला जाता है? किस दर में बदला जाता है? अंतिम दर में। अंतिम दर में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन था विदेशी शाखा की दशा में लेनदारों की धनराशि बदली जाती है किसमें? अंतिम दर पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन था किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है? क्या होता है? अधिकार। इनके ऑप्शन बी। फिर आपका क्वेश्चन था 20,000 देय वेतन 4 लिपिकों का 4 माह अवधि का 750 देय मजदूरी 5 श्रमिकों को 4 माह की 2,000 देय आयकर तथा 1500 देय किराया 3 माह की अवधि का। तो प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदारों की धनराशि होगी कितनी होगी? 4200। ठीक है, सोल्व करके आता है ये 4200। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन था किराया क्रय की दशा में संपत्ति खाते को इससे डेबिट किया जाता है। किससे किया जाता है? नगद मूल्य से। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन था किराया क्रेता द्वारा ब्याज की राशि को इस खाते को क्रेडिट किया जाता है। किस खाते को? विक्रेता खाता। इनके ऑप्शन बी। फिर आपका क्वेश्चन था किराया विक्रेता बिके हुए माल की लागत को इस खाते में हस्तांतरित करता है। किसमें करता है? किराया क्रय व्यापारिक खाता। ऑप्शन सी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन था किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता तो किराया विक्रेता को अधिकार है माल को पूर्ण अधिकार, माल पर पूर्ण अधिकार है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था संपत्ति की निःशुल्क मरम्मत के लिए रख रखाव उचित खाता किसके द्वारा खोला जाता है? ये विक्रेता के द्वारा। ठीक है, इनके जो ये वाला निःशुल्क मरम्मत के लिए जो रख रखाव उचित खाता खोला जाता है वो विक्रेता के द्वारा खोला जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत बिक्री की दशा में कुल प्राप्य ब्याज को विक्रेता इस खाते को क्रेडिट लिखता है। किसको लिखता है? ब्याज उचित खाते को। फिर आपका क्वेश्चन है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता अपने खाते को इस पद्धति में रख सकता है। किसमें रख सकता है? दोनों में से कोई एक विधि में। ठीक है, कोई सी भी विधि हो दोनों में से एक में। तो ऑप्शन होगा आपका आंसर सी। यदि ब्याज की दर न दी हो लेकिन किस्तों की राशि समान हो और उनकी अवधि भी समान हो तो
किस्तों में शामिल ब्याज की गणना इस विधि द्वारा की जा सकती है। किसमें? वार्षिक विधि द्वारा। ऑप्शन ए। फिर आपका क्वेश्चन था, एक स्थिति विवरण में संपत्तियों के इस मूल्य को दर्शाया जाता है। किसको? पुस्तक मूल्य या वसूली मूल्य, दोनों को। ए और बी दो, यानी कि आंसर होगा आपका सी। फिर आपका क्वेश्चन था, एक कमी खाते में दिखाए गए सभी लाभ और हानियां संबंधित होती है व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से। ठीक है, इनके आंसर होगा आपका सी, व्यापार प्रारंभ करने की विधि से। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक फर्म में दिवाले की दशा में एक साझेदार की निजी संपत्तियां, कौन सा आंसर होगा इसमें? आंसर होगा बी, पहले उसके निजी लेनदारों के बीच बांटने के लिए उपलब्ध होती हैं। पहले उसके निजी लेनदारों के बीच। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की दर की गणना इस प्रकार की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका इसका आंसर होगा ए, शुद्ध संपत्तियां माइनस समापन लागत वाला। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुष्प पालन का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से व्यावसायिक संचालन संबंधी वित्तीय आंकड़ों का अभिलेखन करना है। इनके ऑप्शन डी आंसर है आपका। फिर है लेखांकन का मुख्य कार्य है, इसका आंसर होगा डी, यानी कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करना। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड अकाउंटेंट्स इसका सदस्य है। किसका सदस्य है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति का। इनके ऑप्शन ए सही होगा आपका। फिर आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित के अंतर्गत आय और व्यय को उसी समय मान्यता प्रदान की जाती है जब वे प्राप्त देय होते हैं, चाहे उनका वास्तविक प्राप्त भुगतान हुआ है या नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, लेखांकन की वाणिज्य प्रणालियों को। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, गलत लेखांकन समीकरण इंगित कीजिए। इनके इसमें से जो गलत है, अभी है दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी। इनके आपका आंसर होगा सी। फिर आपका है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक रहत्यों का मूल्यांकन इस पर किया जाता है। किस पर? लागत या बाजार मूल्य जो दोनों से कम हो। आंसर होगा आपका डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, रूढ़िवादिता की अवधारणा इस पर ध्यान देती है। किस पर देती है? पिछली बार भी, पहले भी क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं, आपके स्टार्टिंग में ही था, सभी भावी हानियों पर लेकिन सभी भावी लाभों को छोड़ देती है। ठीक है। तो आंसर होगा आपका ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन था, आगे हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, गैर वित्तीय सूचनाओं को खातों में इस कारण से नहीं अभिलेखित किया जाता। किस कारण से? मुद्रा मापन की अवधारणा। इनके ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस अवधारणा के कारण व्यवसाय का स्वामी भी एक लेनदार माना जाता है? अस्तित्व के कारण। ऑप्शन सी। फिर आपका क्वेश्चन था, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय का जीवन माना जाता है एक सीमित जीवन, एक लंबा जीवन, एक अनिश्चित जीवन, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका सी, एक अनिश्चित जीवन। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, वसूली की अवधारणा के अनुसार आगमन की वसूली मानी जाती है। ऑप्शन बी, माल की उदरगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुद्रा मापन की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित को व्यवसाय की पुस्तक में अभिलेखित किया जाएगा। इसको किया जाएगा मुद्रा मापन की, इसमें किया जाएगा फर्नीचर का मूल्य। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन था, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन विवरण में आकस्मिक दायित्वों को टिप्पणी के रूप में दिखाने का अभ्यास इसके अनुसरण में होता है। किसके होता है? ऑप्शन ए, प्रकटीकरण की परंपरा। ऑप्शन ए। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रलेखों के आधार पर व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना निम्नलिखित लेखा मानकता का अनुसरण करता है। किसका करता है? प्रमाणीकरण उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूंजी को एक दायित्व के रूप में मानना इस लेखांकन मान्यता का अनुसरण करना है। इसका है पृथक अस्तित्व। ऑप्शन ए।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, निर्माण कार्य में आगमन की पहचान निम्नलिखित के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? पूर्ण किया गया कार्य के आधार पर, यानी कि ऑप्शन डी। अब फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, लागत एवं आगमन की अनुरूपता के सिद्धांत के अनुसार एक व्यवसाय की आय का निर्धारण निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? व्यवसाय के आगमन की लागत के साथ तुलना, इनके आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक रहते का मूल्यांकन निम्नलिखित पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? लागत या बाजार मूल्य, जो दोनों से कम हो, इनके ऑप्शन सी आंसर होगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन था, जनरल मैनेजर के गुण दोषों के बारे में निम्नलिखित अवधारणा विचार करती है। कौन सी करती है? रूढ़िवादिता की अवधारणा, औचित्य की अवधारणा, सार तत्व की अवधारणा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से एक मैनेजर के गुण और दोषों के बारे में कोई भी अवधारणा विचार नहीं करती। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपके अगले पेपर की आंसर की भी आपको मिल जाए।